हमारे विश्वविद्यालय के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर से जो लोग दिख रहे हैं उन सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिवादन करता हूँ। हमारे मध्य जो दो कवि है उसमें प्रथम जिनकी काव्यवाणी से हमें परिचय भी मिलेगा और उनके जो काव्य के जो स्वर है उनका एक व्यापक रूप आजकल जैसे भिन्न भिन्न तरह से काव्य का जो स्वर रहता है, हम लोग एक जो पाश्चात्य दृष्टि से फेमिनिज्म, दलितिज्म जैसे विषय पर बहुत सारी कविताएं लोग लिखते हैं और कई तरह का विषय भी छेड़ते हैं जो उसका अंत भी कहीं दिखता नहीं है। उसी समय में हमें ऐसे कवि भी, ऐसी कविता भी मिलती है जो राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की मूलभूत धारा की जो संवेदनाएं है, मनुष्य की जो चेतना है, राष्ट्र का एक स्वर है, वो साहित्य में किस दृष्टि से हमें दिखने को मिलता है, ऐसा विषय ये आज का काव्य में राष्ट्रीय स्वर में मिलेगा। तो सर्वप्रथम मैं भुवनेश जी को निमंत्रण करता हूं। उसके पहले उनका एक व्यापक परिचय भी आपको देना चाहूंगा, क्योंकि भुवनेश जी बहुत सालों से कविता, समाज, संस्कृति, इतिहास, धर्म के साथ प्रत्यक्ष जुड़े हुए ऐसे व्यक्ति विशेष है। भुवनेश सिंघल उर्फे भुवन, भुवन जी उनका उपनाम है और मूलतः वो दिल्ली में निवासित है। उनके पास से 5 काव्य संग्रह के पुस्तक मिलते हैं, जिसमें सदियों के बाद 2000 में मिलता है दशावतार 2010 में, जिनको वरिष्ठ साहित्यकारों द्वारा लोकार्पण भी किया था। उसके साथ अग्नि परीक्षा 2011, ये जरूरी था, ये शीर्षक से 2014 में प्रगति मैदान में ये सब बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें इसका लोकार्पण हुआ है। उसके बाद गौ चालीसा 2015 में और अंग्रेजी, भोजपुरी, ब्रजभाषा वगैरह में इनका अनुवाद भी हुआ है और कन्नड़ भाषी गौ चालीसा ऐसा 2017 में संसद भवन में लोकार्पण भी हुआ है। गद्य में अमरनाथ बर्फानी, रसोई के राजपथ तक, आजादी का इतिहास, राजगान और तिरंगे का इतिहास, मीडिया फीचर्स, नमो राष्ट्र पुरुष और उसके साथ एल्बम्स भी उनके जो गीत है उनमें मिले, गौ गाथा, गौ चालीसा, मोदी गान, ऐसे कई साहित्यिक ग्रंथ उनके पास से मिलते हैं। खासकर देश भर के भिन्न भिन्न जो प्रसिद्ध साहित्यकार है, मंचन कवि है, उनके साथ उनका काव्य पाठ, काव्यगान भी हुआ है और बहुत ही प्रतिष्ठित जो राष्ट्रीय कवि सम्मेलन जो गणतंत्र दिन के उपलक्ष्य में लाल किले पर होता है, उसमें भी उन्होंने सहभागिता की है। संसद भवन में आयोजित अटल बिहारी सम्मान समारोह 2017, 16, 17, 18, 19, 20 में विशेष रूप से संचालन वगैरह काव्य की प्रस्तुति भी उन्होंने की है। भिन्न भिन्न जो मीडिया है उनमें यानी कि रेडियो, एफएम यानी कि आकाशवाणी, एफएम, सुदर्शन टीवी, जनता टीवी, जैन टीवी, न्यूज इंडिया, MH1, न्यूज एक्सप्रेस आदि में उनका काव्य पाठ भी हुआ है। तो ऐसे विशेष व्यक्ति हमें आज प्राप्त हुए, हम सबका भी सौभाग्य है। तो मैं आमंत्रित करता हूं श्री भुवनेश सिंघल भुवन जी को। स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आपका जी आदरणीय भरत ठाकुर जी। जी, आपने बहुत लंबा परिचय मेरा दे दिया। अगर आप केवल ये कह देते कि भरत ठाकुर जी के छोटे भाई हैं भुवनेश सिंघल तो शायद इससे बड़ा सम्मान और क्या होता। तो चलिए, फिर भी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, आदेश होता है कि परिचय देना है तो देना होता है यूनिवर्सिटी की ओर से। आज के कार्यक्रम की इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति डॉक्टर किशोर सिंह चावड़ा जी की गरिमामयी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं।
हमारे काव्य कुल के, जिनके चरणों में बैठकर हमने बहुत कुछ सीखा, जिनसे बहुत लंबे काल से हम सदैव प्रेरणा ले रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी सदैव जिनकी कविताओं से, जिनके शब्दों से, जिनकी राष्ट्रवादिता से प्रेरणा लेती रहेगी, ऐसे आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। उनकी गर्मामयी उपस्थिति को भी सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। डॉक्टर जयदीप चौधरी जी आप भी उपस्थित हैं, उनकी भी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं। और जितने भी मेरे दर्शक भाई बंधु, श्रोता भाई बंधु इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनको भी बहुत ही सादर के साथ, सम्मान के साथ प्रणाम निवेदित करता हूं। सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी को साधुवाद देता हूं एक अच्छे विषय को रखने के लिए। हास्य कवि सम्मेलन समाज में बहुत हो रहे हैं। आज कवि सम्मेलनों का नाम जहां पर केवल हास्य कवि सम्मेलन रख दिया गया हो, उस दौर के अंदर यदि आप एक ऐसा विषय रखते हैं कि काव्य में राष्ट्रीय स्वर, तो निश्चित रूप से लगता है कि जो शब्दों की साधना हम लोग करते हैं, कवि समाज करता है, साहित्यकार करता है, तो शायद उस सार्थकता की ओर एक कदम बढ़ाने जैसा या प्रयास। इसके लिए मैं यूनिवर्सिटी को, पूरे यूनिवर्सिटी प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप इस प्रकार के स्वरों को सदैव प्रोत्साहित करते रहे, प्रेरित करते रहे और मुख्य धारा के इस पटल पर लाते रहे, ताकि काव्य की जो सार्थकता है, शब्दों की जो सार्थकता है, शब्दों का अर्थ ही होता है कि सत्य से सराबोर हो और इस राष्ट्र के लिए समर्पण की भाव। शायद नेट की वजह से ऐसा हो गया था। पुनः मैं आपके बीच हूँ। जी जी जी, चलिए पुनः आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। एक अच्छे कार्यक्रम के लिए साधुवाद देते हुए अपनी 4 पंक्तियां अपने आदर्श भगवान श्री राम जी के चरणों में निवेदित करते हुए अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूं। राम हमारे आदर्श हैं, इस राष्ट्र की आत्मा में निवास करते हैं, तब 4 पंक्तियां अपने आदर्श भगवान श्री राम के लिए कहता हूं। क्या राम के दीवाने बनो आह्वान की 4 पंक्तियां एक छंद के माध्यम से देखिए। आह्वान करता हूं इस पटल पर जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति से, इस कार्यक्रम को सुन रहे प्रत्येक व्यक्ति से और इस राष्ट्र में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के सामने आह्वान की 4 पंक्तियां रखता हूं कि राम के दीवाने बनो, राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। दिलों में बसा के राम, होठों पे सजा के नाम, जीवा में मधुरता के स्वाद को जगाइए। और फिर देखो मेरे राम कर देंगे सारे काम, फिर देखो मेरे राम कर देंगे सारे काम। एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए, एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए। और सबकी है शान राम मेरे भगवान राम, राम जी का काज यही राम राज लाइए। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर सुंदर। राम राज्य को लाने की बात इसलिए की क्योंकि जब 14 में सरकारें बदली तो शायद कहीं हमारी भावनाएं, हमारी आस्था अपने चरम पर पहुंची। एक उम्मीद की किरण जगी कि शायद इस राष्ट्र में परिवर्तन होगा, उस राष्ट्र की आत्मा में निवास करने वाले राम के मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। और ऐसा हुआ भी, और आप सबके सामने विदित है कि राम मंदिर बनने वाला है। मगर मैं कई बार मंचों से इस बात को कहता हूं कि राम मंदिर के बन जाने भर से राम राज्य की जो संकल्पना हमारे पूर्वजों ने संजोई, शायद वो पूर्ण नहीं होने वाली। हाँ, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम तो हो सकता है, मगर राम राज्य की संकल्पना को साकार करना है तो निश्चित रूप से हम सबका योगदान उसमें चाहिए। इस राष्ट्र को चाहिए, इन सरकारों को चाहिए। तब कारण इसका यह भी बड़ा हो जाता है कि इस राष्ट्र में आज जो वर्तमान में परिस्थितियां बनी हुई है, वो निश्चित रूप से एक विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। और इस विचारधारा की लड़ाई में बहुत प्रासंगिक हो जाता है कि राम राज्य की कल्पना जो हमारे हृदय में हिलोर मानती है, उसकी स्थापना इस राष्ट्र में पुनः होनी चाहिए। तभी शायद ये जातियों का भेद, धर्म का भेद, ऊंच नीच का भेद समाप्त होगा। तब कहीं 4 पंक्तियां और पुनः कहता हूं कि राम करे श्याम करे, करे सब देवताई। आह्वान की पुनः 4 पंक्तियां, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पटल पर बैठा हूं, विश्वविद्यालय के पटल पर बैठा हूं, बहुत सारे विद्यार्थी भी मुझको सुनने वाले हैं।
अब 4 पंक्तियां कहता हूं पुनः राम जी से आह्वान करते हुए कि राम करे श्याम करे करे सब देवता ये, राम करे श्याम करे करे सब देवता ये, मेरे इस देश का उद्धार कर दीजिए, देशद्रोही धर्मद्रोही ऐसे सब पापियों का मेरे प्रभु राम संहार कर दीजिए, और देश पे जो चोट करे और उनको सपोर्ट करे ऐसे मीर जाफरों पे वार कर दीजिए, ऐसे चंदों पे वार कर दीजिए, और भारत में छांट छांट शत्रुओं का शीश काट अब के लड़ाई आर पार कर दीजिए। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार आदरणीय मनीषी जी, आपके चरणों में बैठकर कुछ साहस कर रहा हूं कि कहीं आपसे प्रेरणा लेकर हम भी कुछ कहने का साहस कर सके। बहुत सुंदर भुवनेश जी, क्या बात है। और देखिए एक प्रसंग याद दिलाता हूं, अभी कुछ ही दिनों पहले देश के गृह मंत्री ने संसद में खड़े होकर चलती कार्यवाही के दौरान जब एक अन्य सांसद ने उनको राष्ट्रवाद के किसी विषय पर टोका, तब उन्होंने कहा था कि इस राष्ट्र के लिए हम अपने प्राण भी दे सकते हैं। तब कही 4 पंक्तियां मित्रों कहता हूं कि मासम सुंदर मासम भोला माँ जैसा यह न्यारा है, इस राष्ट्र के लिए समर्पित करते हुए 4 पंक्तियां कहता हूं, क्योंकि राष्ट्र के स्वर की बात हो रही है यहाँ पर कि मासम सुंदर मासम भोला माँ जैसा यह न्यारा है, इसकी खातिर मर जाएंगे हमें जान से प्यारा है, और इसे हमारे पुरखों ने निज खून बहाकर सींचा है, और करो गर्व हिंदुस्तानी हिंदुस्तान हमारा है। वाह 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 वाह, करो गर्व हिंदुस्तानी हिंदुस्तान हमारा। और मित्रों ये हिंदुस्तान कब हमारा होगा? और 4 पंक्तियां इसी को जोड़ते हुए कि मेरे दिल का प्रभु पूरा यही अरमान हो जाए। आदरणीय मनीषी जी देखिए, एक नई बात कहने का साहस रखता हूं, इस मुक्तक के माध्यम से एक नया थॉट देने का प्रयास करता हूं कि मेरे दिल का प्रभु पूरा यही अरमान हो जाए, वो हर शख्स जो मुफलिस है वो धनवान हो जाए, और न करना विश्व गुरु हमको यही अरदास करता हूं। देखिए प्रार्थना की एक बिल्कुल नई बात कहने जा रहा हूं, मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि हमको विश्व गुरु नहीं बनना, मगर बनना क्या है? 4 पंक्तियां के मेरे दिल का प्रभु पूरा यही अरमान हो जाए, वो हर शख्स जो मुफलिस है वो धनवान हो जाए, और न करना विश्व गुरु हमको यही अरदास करता हूं कि दुनिया का हर एक कोना ही हिंदुस्तान हो जाए। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। शायद जब हम कामना करते हैं कि हम विश्व गुरु बने, वहीं एक दूसरा थॉट जन्म ले जाता है कि यानी कि अन्यों का वजूद भी है और अन्य की भी कल्पना हम कर रहे हैं, हम एक हो सकता है विश्व गुरु बने, मगर शायद एक हिस्से की बात हम कहीं कर रहे हैं। तब मैंने जाकर ईश्वर से कामना की कि क्यों ना ये पूरा संसार इस तिरंगा ध्वज के नीचे स्वतंत्रता की सांस ले, निर्भयता की सांस ले, राष्ट्रवाद की सांस ले और धर्मवाद की सांस ले। तब 4 पंक्तियां और देखिए आह्वान की पुनः करता हूं, क्योंकि विद्यार्थियों के बीच भी जुड़ा हूं, बहुत सारे विद्यार्थी मुझको सुन रहे होंगे कि किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ। आह्वान की पंक्तियां कहता हूं, किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ, प्रभु की वंदना में तुम गीत के छंद हो जाओ, और युवाओं थाम कर झंडा विश्व में फिर से फहरा दो, विवेकी बन के जागो तुम विवेकानंद हो जाओ। वाह वाह, बहुत क्या बात, वाह बहुत सुंदर। निश्चित रूप से इस देश का प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक युवा जब यह लक्ष्य बना लेगा कि मुझे विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चलना है, मैं दावा करता हूं इस राष्ट्र के अंदर राम राज्य आने से कोई रोक नहीं सकता। फिल्म इंडस्ट्री वाले कई बार बहुत सारे अनर्गल अनाप करते हैं, तब मैंने उनके लिए भी कहीं 4 पंक्तियां लिखी कि वंदे मातरम कहना कोई आसान नहीं है। बहुत सारी लोग आज की डेट में इस बात को कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। मित्रों क्यों नहीं कहेंगे? आखिर कारण क्या है, ये सोचना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था कि विचारधाराओं की लड़ाई इस राष्ट्र में चल रही है, और इस विचारधारा की लड़ाई में इस राष्ट्रवाद की विचारधारा को, इस धर्म की विचारधारा को हमको जिंदा रखना है और जीत दिलानी है। तब 4 पंक्तियां कहता हूं कि जब बहुत सारे अनलगर आरोप ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग, मनोरंजन जगत के लोग हम पर लगा देते हैं, तब कहता हूं कि वंदे मातरम कहना कोई आसान नहीं है। वंदे मातरम कहना कोई आसान नहीं है, और कहने वाले भगत सिंह हैं, सलमान नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। वंदे मातरम कहना कोई आसान नहीं है, और कहने वाले भगत सिंह हैं,
सलमान नहीं है। और हाँ, हमारे पुरखों ने खून से सिंचाए थे, सिर्फ हमारे पुरखों ने खून से सिंचाए थे। ये किसी और के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। वाह ये वाह किसी और के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। मित्रों, गर्व कीजिए, हिंदुस्तान हमारा है, ये राष्ट्र हमारा है। इसकी रक्षा की, इसकी सुरक्षा की और इसकी सेवा की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। हमको निश्चित रूप से भगत सिंह जैसे महापुरुषों के पदचिन्हों पर चलना है। और जब भगत सिंह की बात आई तो एक बड़ा सुखद संयोग भी, देखिए कल ही हमने भगत सिंह जी के बलिदान दिवस को मनाया है। वो इतिहास का क्षण आपको याद होगा जब 24 मार्च को भगत सिंह जी को फांसी दी जानी थी और 23 मार्च की रात्रि में दे दी गई। मित्रों, एक उसी ऐतिहासिक पात्र पर मन है कि कविता सुनाऊं। भगत सिंह पर एक कविता रखता हूं, 5-7 मिनट की कविता है। समय मुझको लगभग 10-12 मिनट हो गए और 7-8 मिनट और लूंगा। आदरणीय मनीषी जी को हमको बहुत ज्यादा सुनना है। मेरा भी मन होता है कि जहां पर सारस्वत मोहन मनीषी जैसा बड़ा नाम हो, इस राष्ट्रवाद की आवाज को मुखर करने वाला व्यक्तित्व जहां पर उपस्थित हो, निश्चित रूप से हमको उनको अधिक से अधिक सुनना चाहिए। हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं उनको अधिक से अधिक समय सुनना चाहता हूं। केवल एक कविता रख देता हूं, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक भगत सिंह, एक ऐतिहासिक पात्र और उनकी मां का संवाद को लेकर एक कविता की रचना की। आदरणीय मनीषी जी, आप देखिएगा, बहुत मन से कविता लिखी है। एक ऐतिहासिक पात्र को रात के बीच रखने जा रहा हूं क्योंकि विद्यार्थी जगत इस कार्यक्रम को ज्यादा सुनने वाला है। तब मन है कि भगत सिंह पर एक कविता रखूं। देखिए, कविता की भूमिका में केवल इतना, भगत सिंह और उनकी मां का संवाद चला और अंत तक कविता देखिए कहां तक जाती है। बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे कविता कहता हूं कि एक बार की बात भगतियों अपनी माता से बोला। एक बार की बात भगतियों अपनी माता से बोला, मात भारती की सेवा में दिल ये मेरा है डोला और भारत मां पर संकट है गोरों की काली दृष्टि है। भगत सिंह अपनी मां से कहते हैं कि भारत मां पर संकट है गोरों की काली दृष्टि है, तार तार है आंचल मां का गम की ओला वृष्टि है और दे मुझको आशीष यही मां भारत मां को बचा सकूं, संकट भारत का हरने को गर्दन हंस के कटा सकूं और दर्द ने होगा मुझे मौत का मस्तक मेरा चूम जरा, दे मुस्काकर मुझे विदाई हंसकर पगली झूम जरा और वीरों का इतिहास गढ़ूंगा बातें सुन ले सच्ची तू और कोख तेरी मां पूजित होगी है बस सबसे अच्छी तू। वाह वाह वाह। भगत सिंह अपनी मां से कहते हैं कि मां, इस राष्ट्र को तेरे से ज्यादा कहीं अधिक मेरी जरूरत है, इसलिए मुझको तू हंसकर विदाई दे दे। अगर तू मेरा मस्तक एक बार चूम लेगी तो शायद मुझे ये गर्दन कटवाने में भी इस राष्ट्र के लिए, इस मातृभूमि के लिए दर्द नहीं होगा। तब आगे पंक्तियां देखेंगे, वीरों का इतिहास गढ़ूंगा बातें सुन ले सच्ची तू, कोख तेरी मां पूजित होगी है बस सबसे अच्छी तू और दूध पिया जो मैंने तेरा आज उबाले मार रहा, भारत मां का कर्ज चुका दूं तेरा मुझ पर भार रहा और तेरे दूध का कर्ज चुकाने पुनः जन्म लूंगा मैं, तेरे दूध का कर्ज चुकाने पुनः जन्म लूंगा मैं, गर तू मुझको माफ करेगी मरकर नहीं मरूंगा मैं। इतना कहकर भगत सिंह तब घर से बाहर निकल गया। वो सीधा क्रांतिकारियों के वीर मार्ग पर निकल गया और राम प्रसाद बिस्मिल से उसको मानो गुरु महान मिले, शेखर जैसे भाई मिले थे, चंद्र बोस दिनमान मिले और बटुक सुखदेव गुरु से उसकी यारी गहरी थी और बटुक सुखदेव गुरु से उसकी यारी गहरी थी और अंग्रेजों के सत्ता वाली मगर हुकूमत बहरी थी। अंग्रेजों के सत्ता वाली मगर हुकूमत बहरी थी और बहरी सत्ता को लेकिन जनता की बात सुनानी थी। बहरी सत्ता को लेकिन जनता की बात सुनानी थी। भगत सिंह महान बने तो क्यों बने, इसका कारण रखता हूं, तर्क रखता हूं कि बहरी सत्ता को लेकिन जनता की बात सुनानी थी। स्वर बनूंगा मैं जनता का उसने मन में ठानी थी और मातृभूमि को मुक्त करूं मैं दिन भर यही जपता था। उसे फिरंगी से नफरत थी, तनिक ने उनसे डरता था और निकल गया वो बम हाथ ले और असेंबली पहुंच गया। निकल गया वो बम हाथ ले और असेंबली पहुंच गया। चलती कार्यवाही में भी बम वहां पर फेंक दिया, घायल ना हो लेकिन कोई, उसका यही तो लक्ष्य था। बहरों को आवाज सुनाऊं यही तो निर्णय अक्षय था और बम फटा जब बीच असेंबली आवाजें दिल चीर गई और अंग्रेजी मजबूत हुकूमत की हिल पूरी नींव गई। अंग्रेजी मजबूत हुकूमत की हिल पूरी नींव गई और लेकिन वीर भगत सिंह तब भी फोड़ के बम को डटा रहा। लेकिन वीर भगत सिंह, हमारी पीढ़ी सुने,
मेरे समकक्ष की पीढ़ी सुने, आने वाली पीढ़ी का युवा सुने इस कविता को। आखिर महानता कैसे प्राप्त की जा सकती है, इस राष्ट्र पर कुर्बान होने का और माध्यम क्या क्या हो सकते हैं। भगत सिंह ने इस आदर्श को प्रस्तुत किया पंक्तियां देके के, लेकिन वीर भगत सिंह तब भी फोड़ के बम को डटा रहा, अंग्रेजों की कैद में जाना यही सोचकर डटा रहा। और केस चला था भगत वीर पर, जजिए बोला बतलाओ, केस चला था भगत वीर पर, जजिए बोला बतलाओ, बम कहां से बनवाया था, सच को सम्मुख ले आओ। और बम बनाया था खुद मैंने, बम बनाना आता है। भगत सिंह कहते कि बम बनाया था खुद मैंने, बम बनाना आता है। और मगर गवाह ये बोला था कि ये तो झूठ बताता है, मगर गवाह ये बोला था कि ये तो झूठ बताता है। बम अरे बनता है कैसे मैं तुमको दिखलाता हूं, एक एक कर सूत्र सभी अब मैं तुमको बतलाता हूं। और इतना सुनकर भगत सिंह ये बोला मकसद यही था, और बम बनाना सीखे भारत मेरा मकसद यही था। वाह बम बनाना सीखे सारा भारत मकसद यही था। और सुनो गवाही देने वाले कल भारत ये जागेगा। भगत सिंह कहते हैं उस गवाही देने वाले व्यक्ति से कि सुनो गवाही देने वाले कल भारत ये जागेगा। बम बनाया कैसे जाता अखबारों से जानेगा, और भारत का हर बच्चा बच्चा काल बनेगा गोरों को, अंग्रेजी सरकार हिलाने जाल बनेगा गोरों को, तोड़ेगा जंजीर गुलामी की बनकर के बम यहां, मुक्त करेगा मात भारती गोरों की है कैद जहां। मेरा इतना ही मकसद था चिंगारी एक सुलगाऊं, युवा देश का जाग उठे फिर भले मौत को पा जाऊं, ये मेरी मृत्यु सबक बनेगी पूरा भारत जागेगा, और अंग्रेजों का एक एक सैनिक जान बचाकर भागेगा। वाह वाह अंग्रेजों का एक एक सैनिक जान बचाकर भागेगा, और शीघ्र यहाँ पर मात भारती मुक्त होंगी, लिख लो तुम। अंतिम दो बंद कविता के शीघ्र यहाँ पर मात भारती मुक्त होंगी, लिख लो तुम। यह मृत्यु मेरी सीख बनेगी, बातें मेरी, लिख लो तुम। एक क्रांति भड़क उठेगी, नौजवान सब जागेंगे, दंश गुलामी का धोने को रक्त तुम्हारा मांगेंगे। और अरे फिरंगी जस्तु सुन ले, अरे फिरंगी जस्तु सुन ले, माफी नामे मांगूंगा, मकसद पूरा यही करूंगा, नहीं यहां से भागूंगा। और चाहे काला पानी दे दे, चाहे सूली चढ़वा दे, एक मरेगा 100 जन्मेंगे, क्यों ना फांसी लटका दे। और मेरी मृत्यु वो उत्सव होगी, सारी दुनिया देखेगी। और एक भगत था जन्मभूमि का नाम गर्व से बोलेगी, एक भगत था जन्मभूमि का नाम गर्व से बोलेगी। और अंतिम बंद देखिए कि मातृभूमि के प्रति ये जज्बा जज ने कभी ना देखा था। मातृभूमि के प्रति ये जज्बा, मातृभूमि के प्रति ये जज्बा जज ने कभी ना देखा था। एक युवा मरने को आतुर, कैसा दृश्य अनोखा था। 23 साल का युवा मात्र था मगर हौसला भारी था, मातृभूमि की आजादी का वो झंडा बरदारी था। और कंठ गहराया था सूख, और खुद जज भी रोया था छिपकर, मुंह नीचे कर गोरे जज ने कलम तोड़ दी चुप रहकर। फिर संयत होकर जज अंग्रेजी खामोशी को तोड़ गया, भगत सिंह को फांसी दे दो चिल्ला करके बोल गया। और यही फांसी की घटना, और यही फांसी की घटना ऐसी जिंदाबाद हुई, और 15 अगस्त सन 47 को भारत मां आजाद हुई, 15 अगस्त सन 47 को भारत मां आजाद हुई। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह, बहुत आभार आदरणीय, जिंदाबाद भुवनेश जी, वाह, बहुत आभार। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेटा। बहुत ही सुंदर रूप से आपने कविता में राष्ट्रीय स्वर और राम राज्य और अपने विवेकानंद जी और भगत सिंह जी की बात आपकी स्वर में हमारे विद्यार्थी छात्र छात्राओं के लिए भी ये बहुत ही सुंदर रचनाएं उनके जीवन में एक आदर्श रूप बनेगी, यही एक अपेक्षा के साथ आपको बहुत सारा साधुवाद। आज की इस संगोष्ठी में हमारे मध्य भुवन जी के साथ वरिष्ठ कवि, गीतकार, गजलकार, व्यंग्यकार के रूप में यहाँ उपस्थित है प्रोफेसर डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी, सम्मान्य माननीय श्री किशोर सिंह चावड़ा जी, मेरे बहुत ही आत्मीय और प्रिय श्री प्रवीण आर्य जी, सारे कार्यक्रम
की संरचना करके हम दो कवियों को इस पटल से जोड़ने में सिद्धहस्त भाई भरत ठाकुर जी और अभी जिनको आप सुन रहे थे और जिनको सुनकर मैं भी रोमांचित हो रहा था और आश्वस्त हो रहा था कि हमारे बाद की पीढ़ी भी हमसे बहुत अच्छा लिख रही है, बहुत अच्छा लिख रही है, ऐसे भाई भुवनेश सिंघल जी और इस पटल पर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय को भी अपना आदर निवेदित करता हूं और सीधे सीधे काव्य पाठ करता हूं। कल बलिदान की त्रिवेणी सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनका बलिदान दिवस पूरे राष्ट्र ने मनाया। ये तीनों ही आजादी के महास्तंभ रहे, कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से कम नहीं। कहना चाहूं तो एक एक व्यक्ति पर घंटों बोला जा सकता है, लेकिन कविता के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, हंसना भी जरूरी है, रोना भी जरूरी है, क्या बात। हंसना भी जरूरी है, रोना भी जरूरी है, जगना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है, पाना भी जरूरी है, खोना भी जरूरी है, पाना भी जरूरी है, खोना भी जरूरी है, खेतों में बंदूकें बोना भी जरूरी है। और बोना भी जरूरी है। बहुत बढ़िया, बचपन में कहने वाला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सरदार भगत सिंह के पिताजी खेतों में गेहूं मत बोइए, बंदूकें बोइए, एक बंदूक के बदले में अगणित बंदूकें उत्पन्न होंगी और हम उन बंदूकों को चलाकर अंग्रेजों को भगा देंगे। इसे कहते हैं होनहार वीरवान के हो चीखने रूप में। जब तक नरेंद्र नहीं आया था तब तक मैं गाता था, वर्षों बंद कुबेर खजाने का दरवाजा खोल गया, तब तक मैं गाता था। सुने, हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा, सिंहासन शंडों जैसी बिरयानी भाषा बोलेगा, सिंहासन शंडों जैसी बिरयानी भाषा बोलेगा, मौसम अपना भी होकर बेगानी भाषा बोलेगा, मौसम अपना भी होकर बेगानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। प्रोफेसर सारस्वत मोहन मनीषी, प्रिय अनुज भुवनेश सिंघल जी, आप आज संभवतः ये जो व्याख्यान माला चल रही है अपने महाविद्यालय की, ये संभवतः पहली बार एक नूतन प्रयोग हुआ है कि तो श्रेष्ठ ज्येष्ठ कवियों को आमंत्रित करने का, और आगे भी क्रम ये रखने का मैं अपनी ओर से प्रयास करूंगा और ज्येष्ठ लोगों को दे सकें। दोनों महानुभावों के बारे में मैं इतना कहूंगा कि एक ओज का शिखर पुरुष है और जो दूसरा जो है आज युवा एक ओज का हस्ताक्षर है और ओज का के स्वर का ध्वजवाहक मैं कहूँ तो वो ज्यादा अच्छा होगा। भुवनेश जी, आपके साथ बात हुई और आपने ये स्वीकार किया और हमारे छात्र छात्राएं के लिए भी आपने एक समय निकालकर हम सबके साथ जुड़े, इसलिए आपका हृदयपूर्वक मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। प्रवीण जी, आपके माध्यम से हम जी 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 और हमारे विश्वविद्यालय माननीय कुलपति श्री किशोर सिंह चावड़ा साहब, कार्यकारी कुल सचिव श्री जयदीप भाई चौधरी, IQAC के डायरेक्टर डॉक्टर अपूर्व भाई देसाई, आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आभासी पटल पर बड़ी संख्या में जो देख रहे हैं
और भविष्य में भी जो देखेंगे उन सभी का मैं ऋण स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। जय भारत।